गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की हिस्ट्री का लेसन 4 पढ़ाने जा रहे हैं। हमने इसमें आपको आगे पढ़ाया था द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, लेसन का नाम है आपकी। उसमें हम आज आगे पढ़ाने जा रहे हैं इंडियन इंटरप्रेन्योर अवार्ड्स, भारतीय उद्यमी विदेश, ग्रोइंग फूड्स एंड अदर क्रॉप फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल्स, विश्व बाजार के लिए आवश्यक खाद्य और अन्य फसलें उगाना था। मैनी इंडियन ग्रुप्स ऑफ बैंकर and traders like Shikpuri Stoff and Nittokotai Chettiars finance export agriculture in Central and South Asia using either their own funds or those borrowed from European banks। बताया गया है कि इसमें कई भारतीय बैंकर और व्यापारियों जैसे शिकरीपुरी श्रॉफ्स और निटोकोई चेटियार्स मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में वित्त पोषित कृषि का निर्यात करते हैं। फिर आगे इसमें दे हैड द सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफ़र मनी ओवर लार्ज डिस्टेंस एंड इवन डेवलपिंग इंडिजियस फॉर्म ऑफ द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें बताया गया है कि या तो वे अपने स्वयं के धन का उपयोग करते हैं या यूरोपीय बैंकों से उधार लेते हैं। उनके पास बड़ी दूरी पर धन पैसे जो हैं ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रणाली थी और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट संगठन के स्वदेशी रूपों को भी विकसित किया गया। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑल्सो फॉलो यूरोपियन कॉलोनाइजर इनटू अफ्रीका। भारतीय व्यापारी और साहूकार ने भी अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवादियों का अनुसरण किया। सेकेंड पॉइंट आपका इंडियन ट्रेड्स कॉलोनिज्म्स एंड द ग्लोबल सिस्टम। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक सिस्टम्स। इसमें पहला पॉइंट है विद इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगेन टू एक्सपेंड इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट इनटू ब्रिटेन एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री। वो कपास के निर्माण का विस्तार होने लगा। ब्रिटिश में कपास के निर्माण का विस्तार होने लगा। उद्योगपतियों ने सरकार पर ब्रिटेन की कपास आयात को रोक लगा दी और जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, स्थानीय लोग थे, उद्योगों की रक्षा करने के लिए दबाव डाला। ट्रैफिक वर इम्पोज्ड ऑन क्लॉथ इंपोर्ट इनटू ब्रिटेन, शुल्क लगाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनली द इनफ्लो ऑफ फाइन इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लेंस, और नतीजा इसका ये निकला कि ठीक भारतीय कपास की जो आमदनी थी वो घटने लगी। भारतीय कपास की आमदनी क्या है वो घटने लगी और ख़त्म होने लगी। सेकंड पॉइंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट बाय टैरिफ बैरियर, इंडियन टेक्सटाइल नाउ फेस स्टीफ कंपटीशन इन अदर इंटरनेशनल मार्केट। शेयर ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइन फ्रॉम सम 30% अराउंड 1800 to 15% बाई 1815. By the 1870s, these proportions had dropped to below 3%. ट्रैफिक की जो बाधाओं से ब्रिटिश बाजार को छोड़ के भारतीय कपड़े जो थे अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। मतलब क्या था, कंपटीशन अधिक हो गया था, कंपटीशन जो थे वो अधिक हो गया था। भारतीय वस्त्र का जो हिस्सा था, भारतीय कपड़ों का जो हिस्सा था 1815 तक लगभग 30% घटकर 1800 से 15% हो गया। मतलब 1800 में 15% था, 15% घट के 30% रह गया। 1870 के टाइम में आपको बताया गया 18वीं सेंचुरी के दशक में ये अनुपात घटकर बस 3% रह गया था। मतलब क्या था, अब इंडियन टेक्सटाइल्स, इंडियन के जो कॉटन के कपड़े थे वो क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। ब्रिटेन के में जब एक्सपोर्ट हो रहा था, इंडियन के कपड़े आ रहे थे भारत, ब्रिटेन से इंडिया में आ रहे थे, तो इंडिया की कपड़ों की डिमांड कम होने लगी थी और ये घटता ही जा रहा था। वेल एक्सपोर्टेड ऑफ मैन्युफैक्चर डिक्लाइन रेपिडेटली, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल रॉ कॉटन, इंडिगो एंड ओपियम increase equally fast. Food grain and raw material exported from India to Britain and the rest of the world increased, but the value of British export to India was much higher than the value of British import from India. Thus Britain had a trade surplus with India. अब देखिए इसमें आगे बताया गया है
आपका, जबकि निर्माताओं के जो निर्यात का प्रक्रिया था उसमें तेजी से गिरावट आ गई थी। जो बनाने वाले थे उनके जो निर्यात की प्रक्रिया थी उसमें तेजी से गिरावट आ गए थे। कच्चे माल, कच्चा कपास, इंडिगो और ओपियम का निर्यात समान रूप से तेजी से बढ़ा। भारत से ब्रिटेन और बाकी दुनिया में खाद्य, अनाज और कच्चे माल का निर्यात बढ़ा, लेकिन भारत से ब्रिटिश निर्यात का मूल्य भारत से ब्रिटिश आयात के मूल्य से बहुत अधिक था। निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से बहुत अधिक था। इस प्रकार ब्रिटेन का भारत के साथ एक व्यापार अधिशेष था। ब्रिटेन यूज्ड दिस सरप्लस टू बैलेंस its trade deficit with other countries from the Britain was exporting more than it was selling to. By helping Britain balance its deficit, India played a crucial role in the late 19th century world economy. अब आपका आगे है इसमें कि ब्रिटेन ने इस अधिशेष का उपयोग अन्य देशों के साथ अपने व्यापार घाटे के संतुलन करने के लिए किया। मतलब ये जो मेथड था ब्रिटेन का, अपने व्यापार के घाटे को अन्य कंट्रीज़ के साथ बैलेंस करने के लिए किया था, जहाँ से ब्रिटेन इससे अधिक आयात कर रहा था। इस कारण क्या कर रहा था ब्रिटेन? इससे अधिक आयात कर रहा था। आगे इसमें बताया गया है ब्रिटेन जो है 19वीं सेंचुरी के अंत में अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा था। जो अर्थव्यवस्था का मेन रोल है वो ब्रिटेन निभाने लगा था। फोर्थ पॉइंट आपका, ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इन इंडिया आल्सो हेल्प पे द सो कॉल्ड होम चार्ज दैट इंक्लूड प्राइवेट रेमिटेंस होम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल एंड ट्रेडर्स, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेफ्ट्स एंड पेंशंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया। भारत में ब्रिटेन के व्यापार अधिशेष ने भी घरेलू शुल्क का भुगतान करने में मदद की, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों द्वारा निजी प्रेषण, घर, भारत के बाहरी ऋण पर ब्याज भुगतान और भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन शामिल थे। मतलब भारत की जो चीज़ है वो बाहर से आयात निर्यात होता था, ब्याज का भुगतान होता था और जो यहाँ के अधिकारी थे उनके पेंशन भी इसमें शामिल होते थे। द इंटरवॉर इकोनॉमी, आर्थिक अंतर्युद्ध। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-18 वॉज मेनली फॉट इन यूरोप। पहला जो है विश्व युद्ध 1914 से 18 में मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। बट इट इम्पैक्ट वॉज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन इसका प्रभाव जो है पूरे विश्व में पड़ा था, महसूस किया गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सप्रेस widespread economic and political instability and other catastrophic war. इस अवधि के दौरान दुनिया ने व्यापक आर्थिक और राजनैतिक अस्थिरता और एक तबाही का अनुभव किया था। मतलब जो दुनिया थी इस समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो यूरोप में मिली हुआ था पर पूरे वर्ल्ड में इसका असर हुआ था। आर्थिक और राजनैतिक रूप में अस्थिरता आ गई थी। इसमें पहला पॉइंट है वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स होता है युद्धकालीन रूपांतरण। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स। प्रथम विश्व युद्ध दो पावर ब्लॉक्स के बीच लड़ा गया था। द एलिज, इसमें देखो दो पावर्स थे, द एलिज एंड द एक्सिस पावर। एलिज पावर में कौन कौन देश शामिल थे? मतलब अलग अलग कैटेगरीज में देश बढ़ गए थे। एलिज पावर में आते थे मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस एंड रूस। आपके रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया लेटर ज्वाइन बाय द यूएस। बाद में इसमें यूएस जुड़ गया था, अमेरिका शामिल हो गया था। एंड द सेंट्रल पावर, आपका एलिस पावर हो गया। सेंट्रल पावर कौन कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ओटोमन तुर्की। ये सारे आपके देश थे। मतलब एक साइड आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की थे, एक साइड आपके ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका थे। अब इसमें जो पॉइंट्स है, द फाइट इन्वॉल्व द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन विच नाउ harness the vast power of modern industries to inflict the greatest possible destruction on their enemies. इसमें बताया गया है कि इस लड़ाई में दुनिया के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र शामिल थे, जिन्होंने अब आधुनिक उद्योग की विशाल शक्तियों को उनके दुश्मन पर सबसे बड़ा विनाश करने के लिए मजबूर किया था। मतलब इसमें क्या था? अपने दुश्मनों पर सबसे बड़ा विनाश करने के लिए ये तैयार थे। सेकेंड पॉइंट है, इट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर विच सॉ द यूज ऑफ मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल्स,
weapon etc on a massive scales। अब इसमें बताया गया है कि ये ऐसा वॉर था जिसमें इंडस्ट्रियल वॉर, ये आधुनिक औद्योगिक युद्ध था जिसमें बड़े पैमाने पर मशीन गन, टैंक, विमान, रासायनिक हथियार आदि का उपयोग किया गया था। The scale of that and restriction of the unthinkable, 9 million dead and 20 million injured। इसमें बताया गया जो स्केल उससे मरने वालों की थी वो सोचने से परे थी, विनाश की अकल्पनीय थी। इसमें 9 मिलियन लोग मर गए थे और 20 मिलियन लोग घायल हो गए थे। These death and injuries reduced the able bodies workforce in Europe। हाउसहोल्ड इनकम डिक्लाइन आफ्टर द वॉर। इन मौतों और चोटों ने यूरोप में सक्षम शारीरिक कर्मचारियों को कम कर दिया। युद्ध के बाद घरेलू आय में भी गिरावट आ गई। अब जब युद्ध होता है तो युद्ध के बाद जब लोग मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं तो क्या होता है, वर्कर्स की कमी हो जाती है और वहाँ की इनकम ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। फिर आपका थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रीज वर रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। Entire society were also recognized for war as men went to battle, women stepped in to undertake job that earlier only men and expected to do। इसमें बताया गया है लड़ाई से संबंधित जो सामान है उसके उत्पादन के लिए उद्योग को फिर से जोड़ा गया था। संपूर्ण जो पूरा समाज था उसको भी युद्ध के लिए पुनर्गठित किया गया। जैसे कि मेंस लड़ाई में गए, महिलाओं को ऐसे काम शुरू किए गए जो केवल पुरुषों के लिए किए जाते थे, मतलब महिलाओं भी काम करने लगी, जो पुरुषों के लिए जो काम थे वो बस अब वुमेन्स भी करने लगी थी। इंडस्ट्रीज वर रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। एंटायर सोसाइटी वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर वॉर एज मैन वेंट टू बैटल। ये हमने आपको पॉइंट्स बता दिया। अब आपका लास्ट पॉइंट है द वॉर लेड टू स्नैपिंग द इकोनॉमिक लिंक बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर which were now fighting each other to pay for them। The war transformed the US from being an international debtor to an international creditor। इसमें आगे बताया युद्ध के कारण दुनिया के कुछ सबसे बड़े आर्थिक पावर के बीच आर्थिक संबंध टूट गए, मतलब जो आर्थिक पावर था उनके बीच आर्थिक संबंध टूट गया था। युद्ध ने जो अब उनके लिए भुगतान करने के लिए एक दूसरे को तंग कर रहे थे, मतलब आर्थिक संबंध जब टूट जाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को उन लोग अपना भुगतान करने के लिए परेशान करते हैं। युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदार के अंतर्राष्ट्रीय देनदार होने से बदल दिया, मतलब अमेरिका जो लेता था वो देने वाले में चेंज हो गया था युद्ध के कारण। अब आपका है पोस्ट वॉर रिकवरी। पोस्ट वॉर रिकवरी मीन्स होता है युद्ध के बाद युद्ध, युद्धोत्तर युद्ध। ब्रिटेन फेस अ प्रोलेस क्राइसिस। ब्रिटेन को लंबे समय तक संकट का सामना करना पड़ा। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फॉट इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इट अर्लियर पोजीशन ऑफ dominance in the Indian market and to compete with Japan internationally। Britain was burned the huge international debt। युद्ध के बाद ब्रिटेन को भारतीय बाजार में अपने पहले के स्थान को बनाने और जापान की अंतर्राष्ट्रीयता के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हुई। अब जब भारत में अपने फिर से उस पोजीशन को बनाने में और जापान के साथ फिर से कंपटीशन करने में अब क्या हो रही थी, ब्रिटेन को प्रॉब्लम हो रही थी। ब्रिटेन ने भारी ऋणों से मतलब भारी मात्रा में उसके ऊपर ऋण जो कर्जा था वो हो गए थे, बोझिल हो गया था भारी मात्रा में। सेकेंड पॉइंट द वॉर हैड टू लीड एन इकोनॉमिक बूम। अब युद्ध के कारण एक आर्थिक उछाल सा आ गया था। व्हेन द वॉर बूम इंडेड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड विथ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अब युद्ध के बाद जब बूम समाप्त हो गया तो उत्पादन और बेरोजगारी बढ़ गई, उत्पादन अनुबंधित हो गया, उत्पादन रुक गया और बेरोजगारी बढ़ गई। दिस डेवलपमेंट लेड टू huge job losses in 1921। one in every five British worker was out of work। Indeed, anxiety and uncertainty about work became an enduring part of the post-war
स्कैनेरियो। इन विकासों के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियां चली गईं। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश काम से बाहर था। वास्तव में काम करने के बारे में चिंता और अनिश्चितता युद्ध के बाद के एक स्थायी हिस्सा बन गया था। मतलब आपका बताया गया कि युद्ध के बाद ये क्या है, एक स्थायी हिस्सा हो गया था। हर 5 में से एक ब्रिटिश जो था वो काम से निकाला गया था और ये सारे जो संकट थे उस समय आ गए थे, ये एक चिंता का विषय था। आगे है फिर इसमें मैनी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वर ऑल्सो इन केसेस। कई कृषि अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। ड्यूरिंग द वॉर के समय वीट प्रोडक्शन इन कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंडेड डायरेक्टली। युद्ध के दौरान कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का उत्पादन एक ड्रामे के जैसा बढ़ रहा था। बट वंस द वॉर वॉज ओवर, प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड अ ग्लूट इन वेट आउटपुट्स। अब बताया गया लेकिन एक बार में युद्ध समाप्त होने जाने के बाद पूर्वी यूरोप के उत्पादन में सुधार हुआ और गेहूं के उत्पादन में एक चमक पैदा हुई। गेन प्राइस फेल। अब अनाज की कीमतें गिर गईं। रूरल इनकम डिक्लीन। जो ग्रामीण आय थी वो उसमें गिरावट आ गई। एंड फॉर्मल फेल डीपर्स इनटू डेब्ट्स। अब क्या है, और किसान कर्ज में डूब गए। जब पहले गेहूं का उत्पादन कम था हर जगह, फिर जब गेहूं के उत्पादन होने लगे तो उसमें बताया गया कि जब उत्पादन अधिक मात्रा में हो गया तो उसके प्राइस कम हो गए। जब प्राइस कम हो जाएगा तो क्या होगा, गांव वालों की इनकम कम हो जाते हैं और इनकम कम होने के कारण गांव वाले कर्जे में डूब जाते हैं। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शंस। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन कंजप्शंस में आपका है उदय होना मास प्रोडक्शन का बहुत अधिक और कंजप्शंस क्या उसमें रोकथाम थे। द यूएस economy resumed its strong growth in the early 20th century. One important feature of US economy of the 1920 was mass productions. अमेरिका अर्थव्यवस्था ने 1920 की टाइम की शुरुआत में अपनी मजबूत वृद्धि फिर से शुरू कर दी और उसमें बताया गया है आगे आपका कि 1920 के टाइम में अमेरिका जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता बड़े पैमाने पर उत्पादन था। A well-known pioneer of mass productions was the car manufacturer Henry Ford.